जेफरी एप्स्टीन, इसका आगाज कहां से हुआ और बहुत जल्द ताकतवर हलकों में डिस्कस किया जाने लगा, बल्कि ताकतवरों के साथ ताल्लुकात बनाए। बड़ी दौलत के पीछे कहीं ना कहीं जुर्म छुपा होता है। He was hired by a very special agency. जेफरी एप्स्टीन को ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। एप्स्टीन एक मुहिम्मा है जो शायद आइंदा आने वाले भी कई सालों तक हल नहीं हो सकेगा। कम उम्र बच्चियों को अव्वलीन सतह पे मसाज थेरेपी के बहाने भारी रकम के लालच के तहत अपने जहाज में बिठा के आइलैंड पे ले जाए। 72 एकड़ पे मुश्तमिल वो आइलैंड, और वहां पे 2 खरीदे हुए थे इसने। एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक रसाई के लिए अंडरग्राउंड टनल्स भी मौजूद। FBI ने कभी भी उन फाइल्स को पब्लिक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। एप्स्टीन केस अगर सिर्फ एप्स्टीन का केस होता तो शायद वो हिडन ना रहता। एप्स्टीन केस सैकड़ों सबराहाने मुमलिकत का भी केस है। एप्स्टीन एक अलग से स्टेट का नाम है। नाजरीन, आज की कहानी सिर्फ एक मुजरिम की नहीं, ये कहानी ताकत, पैसे, खामोशी और सिस्टम के अंधेरे की है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा शख्स जिसके पास जहाज भी थे, जजीरे भी, दौलत भी थी और ताकत भी। सवाल ये नहीं कि वो करता क्या था, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसे ऐसा करने क्यों दिया गया। आज हम उस फाइल को खोलेंगे कि जिसको बंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। जेफरी एप्स्टीन कौन है और उसके काले कारनामे क्या हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहीरुद्दीन बाबर आवान साहब। अच्छा सर, जेफरी एप्स्टीन, इसका आगाज कहां से हुआ और बहुत जल्द ताकतवर हलकों में डिस्कस किया जाने लगा, बल्कि ताकतवरों के साथ ताल्लुकात बनाए। कि क्या मामला है, असल दौलत इसकी कहां से आई, कहां से दौलतमंद बनना शुरू हुआ और फिर ये सब काम शुरू किया इसने? वो कहते हैं कि हर बड़ी दौलत के पीछे कहीं ना कहीं जुर्म छुपा होता है। आपने बड़ा ही ना खतरनाक किस्म का टॉपिक ले लिया है। अगर इस टॉपिक को आप खुल के बात करेंगे तो इसकी कड़ियां आपको तकरीबन तमाम ममालिक से जुड़ी हुई मिलेंगी। ममालिक के सरबराहान या सियासतदानों से? हर सतह पे जेफरी एप्स्टीन का केस 2005 में ओपन होने के बाद आज तक क्लू की तरफ बढ़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लूलेस है। फाइल बंद हो गई मेरे ख्याल में। फाइल बंद हो गई, कई मौतें हो गई। गैलन एक खातून का नाम है जो महबूबा बताई जाती है जेफरी एप्स्टीन की, जो उसके लिए शिकार घेर के लाया करती थी। उसके बाप की मौत इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का वाकया, डूब के मरता है। गैलन जेल में है और गैलन शायद इसलिए जिंदा है कि गैलन के पास ऐसे राज मौजूद नहीं है जो एप्स्टीन के पास थे, और जो एप्स्टीन जानता था। और एप्स्टीन किसके लिए काम कर रहा था? हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये अभी वो हैं कि हल तलब सवाल हैं कि जिनका जवाब अभी तक नहीं आ सका। तो इसका आगाज कैसे हुआ? सर देखिए, एप्स्टीन कैसे इतना ताकतवर वाज अ पुअर मैन। यस, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, कनिंग, बड़ा श्रूड बंदा था। 1970s में मैथमेटिक्स भी उसने पढ़ लिया, फिजिक्स भी उसने पढ़ लिया, डिग्री कोई नहीं ली। और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा और मैथ्स पढ़ाता रहा, फिजिक्स पढ़ाता रहा। जेफरी एप्स्टीन ने ही वॉज हायर्ड बाय अ वेरी स्पेशल एजेंसी। मुझे तो बात करते हुए इस वक्त भी ये महसूस हो रहा है कि कहीं हम भी उस फहरिस्त में शामिल ना हो जाएं कि जो किस्सा पारीना हो गए। ये किसके लिए काम कर रहा था, इसके पीछे मकासद क्या थे? जेफरी एप्स्टीन क्या सिर्फ एक SEX से मुतल्लिका शख्सियत थी? क्या ये मामला सिर्फ मासूम बच्चियों के साथ घिनौने जुर्म से मुताल्लिक था या मामला कुछ और था? 2024 में इस वक्त के मौजूदा सदर, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये वादा करते हैं कौम से, अपनी नेशन से, कि जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, उनको मैं पब्लिक करूंगा, मंजरे आम पे लाऊंगा, जो कि बाइडन के ज़माने में नहीं मंजरे आम पे आ सकी। शायद चूंकि वो रिपब्लिकन से मुताल्लिका थे और ये कहा जाता रहा कि शायद बिल क्लिंटन की वजह से ये फाइल्स ओपन नहीं की जा रही क्योंकि वो रिपब्लिकन से। उसके बाद मिस्टर ट्रंप वादा करते हैं, ये फाइल्स आज तक मंजरे आम पे नहीं आती। मैं एप्स्टीन फाइल्स को अगर FBI फाइल्स का नाम दूं तो मैं समझता हूं कि ये गलत नहीं होगा। इस सारी की सारी जो जुर्म की कहानी है,
इसके पीछे वो एजेंसी छुपी हुई है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। आई मीन मोसाद। मोसाद ही क्यों अन्नदाता है, मोसाद ही क्यों माई बाप है, अमेरिकन्स की अपनी एजेंसी क्यों सुपीरियर एजेंसी नहीं है? क्या जेफरी एप्स्टिन को ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था? या वो एक एसेट था जो लोगों की वीडियोस रिकॉर्ड करता था? या वो एक एसेट था जो लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करता था, वो सीसीटीवी कैमरास में उनकी मूवमेंट्स को कैप्चर करता था? और ऐसी मिसालें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। यहां पे भी आप वीडियो लीक्स के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बिल्कुल ऐसे। कौन से वो हाथ हैं जो वो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं? वो अनदेखे हाथ। वो अनदेखे हाथ। वो अनदेखे हाथ हम लोग महज इल्ज़ाम तराशी में बिलीव करते हैं। मैं बहैसियत एक्स-CIA ऑफिसर बीइंग प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे लोगों को विटनेस कर चुका हूं जो अपने घरों में भयानक किस्म की दावतें हाँ करते हैं, बिल्कुल ऐसे करते थे और सीसीटीवी में कैप्चरिंग भी होती थी, फिर उसके ज़रिए ब्लैकमेलिंग भी होती रही और फिर उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जाता रहा। जेफरी एप्स्टिन ने कंसल्टेंसी से दौलत कमाने का आगाज़ किया। इब्तदाई ताल्लुकात उस वक्त बनाए जब वो स्कूल में, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और उसने टारगेट किया अमीर तरीन लोगों को और फिर उन अमीर तरीन लोगों को दावतें दी, फिर उन अमीर तरीन लोगों को ब्लैकमेल किया और वो ब्लैकमेलिंग ही थी जिसकी वजह से कम से कम ऐसे चंद नाम सामने आते हैं जिनका वो प्रोफेशनली फाइनेंशियल कंसल्टेंट था और फिर $20 करोड़, हाँ, बेपनाह दौलत कमाई उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पायर का आगाज करता है $20 करोड़ से। ठीक है। ऑल्दो आज तक उसके तमाम तर एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। बिल्कुल। एप्स्टीन की नागहानी मौत कहूं, हादसाती मौत कहूं या फिर कत्ल, एप्स्टीन एक मुइम्मा है जो शायद आइंदा आने वाले भी कई सालों तक हल नहीं हो सकेगा। करता क्या था एप्स्टीन? एप्स्टीन क्या करता था? एप्स्टीन फाइनेंशियल कंसल्टेंट था लेकिन दावतें मुनक्कद करता था जहां पे बड़े बड़े लोगों को दावत देता था। कम उम्र बच्चियों को अव्वलीन सतह पे मसाज थेरेपी के बहाने भारी रकम के लालच के तहत अपने ललिता एक्सप्रेस जहाज में बिठा के आइलैंड पे ले जाता था। हाँ, ताकि और वहां पे किसी की रसाई भी मुमकिन और वहां नहीं है, किसी की प्राइवेट रसाई- जेट के बगैर। प्राइवेट जेट के बगैर रसाई मुमकिन नहीं थी, हेलीकॉप्टर के बगैर रसाई मुमकिन नहीं थी। जिस वक्त FBI रेड करती है उस आइलैंड पे, जिसे एप्स्टीन आइलैंड का नाम भी दिया गया, 72 एकड़ पे मुश्तमिल वो आइलैंड, और वहां पे 2 खरीदे हुए थे इसने करीब करीब। एक पहले जो खरीदा 72 एकड़ पे और फिर उसी के बहुत करीब दूसरा आइलैंड। और कुछ हलकों का ये भी मानना है, और जो कि अभी तक पब्लिक नहीं हो सका। क्या पब्लिक हो सका है आज तक? सब मफरूज़े हैं, सब कुछ मफरूज़ों पे इस वक्त कायम एक बुनियाद है जिसको लेके सब डिस्कस कर रहे हैं। एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक रसाई के लिए अंडरग्राउंड टनल्स भी मौजूद थे, सिर्फ जेट ही वाहिद जरिया ट्रांसपोर्टेशन का नहीं था। और फिर जो 72 एकड़ का उसका पहला आइलैंड है जिसे एप्स्टीन आइलैंड का नाम दिया गया, वो वहां पे एक टेंपल भी था। अब सोचना ये पड़ेगा कि वो टेंपल किस लिए था, जहां पे इतना कभी धंधा हो रहा था, जहां पे मासूम बच्चियों के जिस्मों को नोचा जा रहा था, जहां पे दावत नमरूद, दावत फिरौन दी जाती थी। वहां पे टेंपल का क्या काम था? क्या कोई ऐसी ताकत, क्या कोई ऐसी तरबियत दी जा रही थी माइंड को कैप्चर करने के लिए? उस टेंपल का इस्तेमाल किया जा रहा था कि जहां पे फिर मासूम बच्चियां उस शिकंजा में फंसने के बाद दोबारा निकल ना पाई।
ये ट्रैप करते थे बच्चियों को, दौलत का लालच नहीं देते थे, काम का लालच देते थे, तनख्वाहें ज़्यादा देते थे और उसके बाद प्राइवेट जेट में बिठा के ये एप्स्टीन आइलैंड लेके ले जाता था। जाते थे। वहां से बहुत सी बच्चियों ने भागने की कोशिश की। और वहाँ पे फिर बहुत से लोग जो हैं उसकी तरफ जाते थे और वो लोग आम नहीं थे, वो बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार थे। माइकल जैक्सन भी इवन दो के उसके साथ तस्वीरें हैं उस आइलैंड प्रिंस पे। एंड्रयू हाँ अपना मनसब खो बैठा। हाँ प्रिंस एंड्रयू ने भारी मुआवजा अदा किया, सेटलमेंट की, एक कम उम्र बच्ची के स्कैंडल में इन्वॉल्व हुआ और प्रिंस को प्रिंस के खिताब से महरूम कर दिया गया। एंड्रयू की मुतअद्दद विजिट्स और उस एरोप्लेन में जिसे लोलिता, वो क्या इस तरह का कोई नाम दिया गया, एक्सप्रेस, लोलिता एक्सप्रेस में सफ़र करने के शवाहिद मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, बाद में तस्वीर आ गई थी उनकी उस जेट में। इसके अलावा बिल क्लिंटन, कुछ हलकों का ये भी कहना है ये मुतनाज़ा हो जाएगा कि कहीं एक तस्वीर गैलिन जो महबूबा है एप्स्टीन की, उसकी तस्वीर इमरान खान के हमारे मोहतरम इमरान खान साहब के साथ भी है। इमरान खान का वहाँ क्या ताल्लुक़ था और इमरान खान की निस्बत, अगर रेहाम खान का हम जिक्र करें, रेहाम खान की किताब को अगर पढ़ें तो क्या कनेक्टिविटी मिलती है, ये कुछ कहानी जुड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये कहा जा सकता है तो पब्लिक प्लेस थी, तो पब्लिक में कोई पार्टी वगैरह हुई तो गैलिन से ही पार्टी में मुलाकात। गैलिन वो कहते हैं चिमेड़ू था, वो कांटी थी जो कि हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होती। यानी एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड थी वो गैलन थी और गैलन एप्स्टीन के लिए ये काम करती थी कि वो कम उम्र लड़कियों का इंतखाब करके फिर वहाँ लेके आती थी, वहाँ पर लेके आती थी और वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकती थी। अच्छा, एक और चीज़ ड्यूरिंग रिसर्च मेरे सामने आई और वो बड़ी मेरे लिए हैरान कुन थी। वहाँ पे बड़ी भयानक किस्म की गेम्स भी हुआ करती थी, मौत और ज़िंदगी की गेम्स जिन्हें कह सकते हैं। उस आइलैंड पे बड़े बड़े जो लोग थे, बिलियनर्स, उनके लिए वहाँ पे तकरीबात मुनक्कद की जाती थी जिसमें मौत का खेल भी दिखाया जाता जैसे हम मुख्तलिफ नेटफ्लिक्स पे सीजन्स देखते हैं। तो क्या ये मामूली बात नहीं है? मेरी रिसर्च के मुताबिक मोसाद एप्स्टीन की हैंडलर थी। मोसाद एप्स्टीन के जरिए बड़े बड़े सियासतदानों को कंट्रोल किए हुए थी और यही वजह थी कि एप्स्टीन का ये केस किसी ज़माने में भी ओपन नहीं हो सका। 2005 में अगर वो एक लड़की जो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया उसने, उस कम उम्र बच्ची ने, और उसने पोल खोल दी सारी और बताया कि मुझे एक बच्ची मेरे स्कूल से ये कह के एप्स्टीन के आइलैंड पे ले गई कि यहाँ पे आपने मसाज लेना है और उसके लिए $300 मिलेंगे। उस बच्ची के केस को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वो एक बच्ची नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और ये 35 बच्चियां, कम उम्र बच्चियां जिनकी उम्रें ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल थीं, बल्कि ज़्यादा तादाद 18 साल से कम उम्र बच्चियों की थी। जेफरी एप्स्टीन के जिम्मे सिर्फ ये था कि वो बच्चियों को वहाँ पे लाए और उसके बाद दावत दे मुख्तलिफ सरबराहान को या पावरफुल शख्सियात को पूरी दुनिया से, और वो बच्चियों के साथ वक्त गुजारें, जिनसी तस्कीन पूरी करें और वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और फाइल्स में भी जिक्र हो जाए। एक लिस्ट पूरी बनी हुई है कि कौन कौन वहाँ पे आया, कौन कौन नहीं आया। एप्स्टीन एक अय्याश आदमी था। अव्वलीन सतह पे ऐसा नहीं है कि एप्स्टीन सिर्फ दावत गुनाह ही देता था, एप्स्टीन खुद भी अय्याशी करता था और आजमाइश पर पूरा उतरने वाली लड़कियों को फिर बड़े बड़े लोगों के सामने पेश करता था। एप्स्टीन ने 2005 में जब ये कहानी खुल जाती है एप्स्टीन की और एप्स्टीन का ट्रायल शुरू हो जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, तो ये एक इतनी बड़ी छुपी हुई दास्तान सामने आती है कि FBI इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। नहीं तो एप्स्टीन उस जजीरे पर होने वाली मशकूक जो सरगर्मियाँ थी जिसको सबको एप्स्टीन हैंडल कर रहा था, तो क्या इन सरगर्मियों की आज़ादाना तहकीकात और शफाफ तहकीकात हुई हैं आपके ख्याल में? नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि मैंने इसीलिए इसको प्रेशर है, नॉट इवन अनड्यू प्रेशर, बल्कि ये तो सारे का सारा शाखसाना ही एक प्लान्ड गेम थी। तो किसने प्लान किया? पावर गेम। मोसाद वंस अगेन
मैं कहूँगा मेरी रिसर्च में बार बार मोसाद का नाम सामने आया। ये आपका मफरूज़ा हो सकता है। इसे आप मफरूज़ा कह सकते हैं या इसे आप वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं जो FBI पे भी भारी हो गई। FBI से आगे जा नहीं सकती, ज़ाहिर है, मोसाद तो बहुत बड़ी एजेंसी है। FBI ने कभी भी उन फाइल्स को पब्लिक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, 3 साल तक तो ऐसे फाइल्स पड़ी रही, पिछले दौरे हुकूमत में भी, ट्रंप के आने के बाद हुआ, क्योंकि ट्रंप पर उंगलियां उठने लग अब गई। एक सवाल है कि एप्स्टीन क्या इतना पावरफुल था कि 2008 में डील के तहत उसे जेल भिजवाया गया वो और डील। 18 माह की उसे ये कैसा प्ली बार्गेन डील थी जिसमें जो जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, जिनके जिस्मों से खेला गया, वो तो इस डील में शामिल नहीं थे। आपको पता है ये डील क्या थी? ये डील थी जनाब कि ये केस एक बोझ है, इस पे गवर्नमेंट का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा और इसमें से निकलने का कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल केस ऑफ सेक्स। अच्छा, अब कहा जाता है इसे सेक्स ट्रैफिकिंग। हाँ, तो ट्रैफिकिंग कहां हुई? कोई नाम आए सामने? बिल्कुल नहीं। चंद नामों के अलावा वो सारे का सारा जो नेटवर्क था वो क्या खुल सका? बिल्कुल नहीं खुल सका। तो मैं ये कहूंगा कि 2008 में जो डील हुई उसमें भी बड़ी एजेंसी का अमल दखल शामिल है। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जो थे, उस अटॉर्नी जनरल ने ये कह के ये केस को मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से और मज़ीद इंक्वायरी से और मज़ीद अदालती मामला से निकाल दिया कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ और उसे 18 माह की सज़ा हो जाती है। 18 माह से भी उसको फिर मज़ीद उसमें कमी वाक़ हो जाती है, 5 माह की सज़ा उसकी माफ़ हो जाती है, 13 माह सज़ा वो भुगतता है। और कितना पावरफुल होगा कि जिस जेल में वो था, इट वॉज अ सुपर 5 स्टार जेल। हाँ, हर सहूलत उसे मुहैया थी। और वहाँ से वो सिर्फ रात को सोने के लिए आता था, वो अपने ऑफिस भी जाता था, हाँ, वो दिन भर अपनी लग्जरी लाइफ गुजारता था और फिर रात को एक लग्जरी होटल में आके सो जाता था। 5 माह कैद काटी, समझे 13 माह में से, क्योंकि वो 24 घंटे तो बाहर रह सकता था हफ्ते में। हाँ, मतलब 12 घंटे तो कम से कम वो अपने दफ्तर में गुजारता दफ्तर में गुजारता था, बिल्कुल ऐसे। और फिर रात गए आके वो और गैलन से ही मुलाकात करते रहा वो। गैलन से मुलाकात करता रहा। मैं अपनी अय्याशी की जिंदगी से कतई तौर पे दूर नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो हम कहते हैं कि सिर्फ डील्स जो हैं वो पाकिस्तान में हो सकती हैं, या हमारा जो कानून का सिस्टम है या हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो वीक है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम कमज़ोर है, पुलिस का निज़ाम बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ में या महज़ब मुल्कों में भी ऐसा होता है। सर, ये एक अलग से स्टेट है, ये एक अलग से सिस्टम है। जेफरी एप्स्टीन एक अलग से स्टेट का नाम है, जो इल्यूमिनाटीज बाकायदा एक दज्जाली सिस्टम वो कार फरमा है। यानी जेफरी एप्स्टीन का ताल्लुक दज्जाली सिस्टम में इल्यूमिनाटी से था। इल्यूमिनाटी से था। इल्यूमिनाटीज तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में पाए जाते हैं और उन्हें हायर किया जाता है, उन्हें नवाजा जाता है। मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर आप हमसाया मुल्क के बड़े बड़े अदाकारों, एक का नाम तो आ गया माइकल जैक्सन का, तो माइकल जैक्सन की ही लेवल के कई एक फनकार इसमें आज के मौजूदा बट दे आर नॉट रिगार्डिंग सेक्स ट्रैफिकिंग और गर्ल्स ट्रैफिकिंग, यू नो। देखिए, गर्ल ट्रैफिकिंग इसमें तो गर्ल्स और सेक्स इन्वॉल्व है ना। सर, इल्यूमिनाटीज का जो फंक्शन है, जब आप अपनी एक इंसानी हद को क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप उस दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जो अनकंट्रोल्ड वर्ल्ड है, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। किसी एक ऐसे का कंट्रोल है जो खुद को सुप्रीम समझता है। तो इसका मतलब है जेफरी एप्स्टीन जो है वो सुप्रीम समझता था और उसको मजीद ताकतवर बनाने के लिए बहुत से हुक्मरानों की बलि दी गई है। यस, बिल्कुल दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की भी तस्वीर उनके साथ है, वो तो खैर वो कहते हैं मुतनाज़ा हो गया था। कुछ भी मुतनाज़ा नहीं है। आज तक अगर एप्स्टीन फाइल्स ओपन नहीं हुई तो उसकी वजूहात यही हैं। ये पाकिस्तान नहीं है ना सर, ये ओपन होंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिकन जो हैं, अमेरिका में इस वक्त एक आग लगी हुई है। बड़ा शदीद इस बात पे
आवाज़ उठाई जा रही है कि मिस्टर ट्रंप ने ये वादा किया था अपने वोटर्स के साथ कि वो एप्स्टीन फाइल्स को ओपन करेंगे। लेकिन अगर वो फाइल्स ओपन हो जाती हैं तो उसमें ऐसे बहुत से नाम मौजूद हैं, बल्कि बहुत से नहीं, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ऐसे नाम मौजूद हैं कि जो मंजरे आम पे अगर आते हैं तो फिर एक कोहराम मच जाएगा और वो काबू से बाहर हो जाएगा। आवाम जिनके नारे मारती रही है, पता चलेगा ये कम उम्र बच्चियों के साथ जिनसी ताल्लुक बनाए रखते थे। सर, मैंने ये देखा है कि ये एक बीमारी है, कम उम्र बच्चों के साथ, कम उम्र बच्चियों के हाँ, साथ। आप तो इन्वेस्टिगेशन भी किया आपने, CIA में रहे, मुझे बताएं ना कि ये जो बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल होता है, ये क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या कोई बीमारी है? इसी तरह ये बच्चियों के साथ, कम उम्र बच्चियों के साथ बिलखुसूस जो शौकीन लोग होते हैं। देखिए सर, हर चीज़ का ना एक एडिक्शन है, और जो एडिक्शन है उसकी फिर कोई एंड नहीं है। आप इब्तदाई तौर पे मामूली नौइयत की एडिक्शन से स्टार्ट होती है ना, आपकी कोई भी बीमारी शुरू करते हैं, फिर उसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इस हद तक इंक्रीज होता है, फिर आप नई चीज़ों का दरियाफ्त शुरू कर देते हैं। सिमिलरली उसमें ये भी एक बीमारी है, जब आपकी तस्कीन का लेवल इस हद तक हाई हो जाता है कि फिर आपको आम नौइयत की चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, उससे आपको मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते आप। आपके जो हार्मोन्स हैं उसमें इस नौइयत की तेज़ी आ जाती है, डोपामिन लेवल जो है वो फिर आपका इंक्रीज नहीं हो पाता। एप्स्टीन पर एतराज़ ये नहीं है कि वो इस किस्म की ट्रैफिकिंग और धंधा करता था, बल्कि उस पर एतराज़ भी यही है कि कम उम्र बच्चियां हैं, इसलिए वो क्राइम है। कम उम्र तो बच्चियां, क्राइम करने की नौयत या क्राइम करने का जहन जो है, दिमाग जो है, उसको मजबूर करता है, लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी, जब आप एक क्राइम कर गुजरते हैं, मैं ये समझता हूं कि अदरवाइज भी इलिसिट रिलेशनशिप जो है वो भी किसी हद तक क्राइम है। अगर उस माशरे में नहीं है तो हमारे माशरे में है। हमारे यहाँ पे भी कम उम्र बच्चियां, उनका इस्तेसाल होता है, और एक ऐसा तबका मौजूद है जो इसे गुनाह भी नहीं समझता। आप समझते हैं? मैं बच बचा के ये बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे ना सिर्फ कम उम्र बच्चियां बल्कि कम उम्र बच्चों का इस्तेमाल भी बदरजा अतम मौजूद है। अगर आप अपने ही एक सूबे की तरफ आंख उठा के देखें तो वहाँ पे आपको कम उम्र बच्चे इस कभी धंधे में मुलविस मिलेंगे। और इस खूबसूरत से शहर लाहौर में अब चूंकि मॉनिटरिंग लेवल इतना स्ट्रांग हो चुका है, वरना अब से पहले जब सेफ सिटी अथॉरिटी इस हद तक मजबूत नहीं थी जितनी आज हो चुकी है, तो आपकी भी गली गली ये मामला चल रहे थे। बिल्कुल सड़कों पे आपको छोटी कम उम्र बच्चियां और लड़के इस कभी धंधे के लिए मयस्सर थे। और अगर आप सिटी एरिया की तरफ चले जाएं तो वहां पे बदरजा तब मौजूद थे। वापस आ जाते हैं एप्स्टीन पे। एप्स्टीन अपनी महबूबा कैलिन को इस्तेमाल करके मासूम बच्चियों का शिकार करता था, अपने जजीरे पे लेके आता था। उस जजीरे पे तमाम तर बड़े बड़े जो टाइकॉन्स थे उनको दावत दी जाती थी, वहाँ पे दादे ऐश दी जाती थी, उनके साथ नाजायज़ हरकत की जाती थी और उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता था, और वो रिकॉर्डिंग होती थी। असल मसला जो है बज़मी साहब वो ये है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ अय्याशी की हद तक महदूद था तो रिकॉर्डिंग क्यों? हाँ बिल्कुल, ये एक पॉइंट है। तो क्या ये उस ज़िम्रे में नहीं आएगा कि वो इस्तेमाल की जानी थी और वो इस्तेमाल की जाती थी, और कई लोगों से काम भी लिए गए होंगे बड़े बड़े। मैं ये समझता हूं कि ये वो फाइल्स जो रिकॉर्ड मौजूद था आज, FBI ने भी ये स्टेटमेंट दी कि कुछ नहीं है। इल्म है आपको इस बात का कि FBI भी ये कह रही है कि कुछ नहीं है, जबकि FBI ये पहले डिक्लेयर कर चुकी है कि हमने वहां से बहुत कुछ हासिल किया और वो फाइल्स की शक्ल में हमारे पास महफूज है। जजीरे पे 120 मुलाजमीन थे। अब कहां गया वो सब कुछ? उनके बयानात भी हैं, जजीरे पे जो लोग मौजूद थे, CCTV कैमरास वहां मौजूद थे। अमूमन देखने में आया है, बीइंग
एक्स CIA ऑफिसर, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहाँ भी कोई नाजायज़ धंधे देखे गए, जहाँ पे भी कोई नाजायज़ पार्टियाँ हुई और इस नौइयत के जो ये कभी मामलात हैं, वहाँ CCTV कैमरास नहीं पाए गए, ना एंट्रीज पे ना एग्जिट्स पे। अगर वीडियोस बनी हैं तो वो सीक्रेट कैमरास के ज़रिए बनी है। ये कैसा मकाम था कि जहाँ पे आपकी एंट्री, एग्जिट, मूवमेंट, उन हॉल्स, उन जगहों की तमाम तर फुटेजेस मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बड़े बड़े जो लोग थे, बिग टाइकॉन्स, ताकतवर हलकों से मुंसलिक लोग, उनके ये इल्म में नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे का पूरा एक रैकेट काम कर रहा था, जहाँ पे मौजूदा जो मिस्टर ट्रंप हैं वो भी शायद इस रैकेट का हिस्सा थे, और इजराइल इसी के ज़रिए आज तक अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। इजराइल शायद यही वो नेटवर्क है जो तमाम ममालिक में फैलाया जा चुका है और इजराइल उसको कंट्रोल कर रहा है। ये मेरी एक, आप इसे मेरी एक थ्योरी कह लें या मेरा एक ओपिनियन कह लें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन ये भी मैं दावेदार हूं कि इसे गलत साबित नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, सियासतदान हो गए, अरबपति, शाही शख्सियात, ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन किसी पर फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद हो सकी? जब तक एप्स्टीन फाइल्स का ट्रायल नहीं होगा, उस वक्त तक आप फर्द जुर्म कैसे आयद करेंगे? द मेन सोर्स, द मेन कल्प्रेट, द एक्यूज्ड वाज जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन को अवलीन सतह पे आप 13 माह सजा दे के छोड़ देते हैं और फिर 19 में वो खुदकुशी कर लेता है। हाँ, ये कैमरे भी बंद थे, गार्ड्स भी नहीं थे, जेल के गार्ड्स कहाँ थे? और फिर आखिर सर, क्या ये इत्तेफाक है कि उस वक्त सिक्योरिटी पे जो मौजूद थे 2 गार्ड्स, उनको नींद आ गई? हाँ, उनको नींद आ गई, कैमरे बंद हो गए। और क्या ये इत्तेफाक था कि वो कैमरास बंद हो गए? क्या ये तमाम चीजें इत्तेफाक है? और वो खुदकुशी भी कर लेता है। ये मेरे ख्याल में तो फिर इसको मतलब कहा जा रहा है कि कत्ल है, कि जिसकी वजह से बहुत से नाम जो है वो पोशीदा रह गए। अगर एप्स्टीन जिंदा रहता, हाँ, तो दुनिया का, मैं नॉट अमेरिका, नॉट ओनली एप्स्टीन, मैं ये समझता हूं कि अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो शायद पूरी दुनिया के वो नाम सामने आ सकते थे जो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, जुबान जलती है नाम लेते हुए साहिब, कि मैं क्या मशरिक की बात करूं, मगरिब की करूं, शुमाल की करूं, जुनूब की करूं। जिस तरफ, जिस समत आप आंख उठा के देखें तो वो सरबराह मुमलिकत वहां एप्स्टीन आइलैंड पे पाया गया। हाँ, बड़े बड़े नाम। बोइंग का जो फ्लाइट का लॉग है, उस लॉग के जो राज हैं वो हमें मगरिब से ज्यादा मशरिक की जानिब दिखाई देते हैं और मशरिक से ज्यादा मगरिब की जानिब दिखाई देते हैं। उसमें क्या शेख और क्या कोई और सरबराह मुमलिकत के कच्चे चिट्ठे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि जितने पावरफुल लोग हैं, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनकी कोई ना कोई कमजोरी होती है और उस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। एप्स्टीन जैसे लोग उठाते हैं, कुछ नामालूम हाथ उठाते हैं, कुछ नामालूम लोग उठाते हैं। एक शेर पढ़ना चाहूंगा, लज्जते गुनाह में जन्नत भी हार दी, लज्जते गुनाह में जन्नत भी हार दी, मेरे खमीर में भी उसी साहिब का खून है। थोड़ा तसर्रुफ से काम लिया। लज्जते गुनाह में जन्नत भी हार दी, मेरे खमीर में भी उसी साहिब का खून है। तो ये जो लस्ट है ना सर, लस्ट हर इंसान के अंदर बदरजा अतम मौजूद है। उसे आप मियाँ बीवी के रिलेशन में ले आए या उसे आप इलिसिट रिलेशन में ले आए। जब आप किसी भी चीज़ के इलिसिट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसकी हदें नहीं है, फिर वो बाउंड्री लेस है और फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये सेक्स की इल्लत में सभी मुब्तला हैं, खा वो कोई अमेरिका से वाबस्ता हो
या यूरोप से वाबस्ता हो, मिडिल ईस्ट से हो, या अरब से हो, या फिर एशिया से हो। इस बीमारी का शिकार कहीं ना कहीं जो बड़े लोग थे वो एप्स्टीन के जाल में फंसते रहे, और वो एक प्लान्ड मामला था जिसके तहत उन्हें कौन कौन दावत थे गुनाह जो दी जा। इसमें फंसे? कौन कौन लोग थे? देखिए, वर्जीनिया जोफ्रे ने इनकार किया, साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इनकारी हुए, उन्होंने तमाम मामलात की तरदीद की, लेकिन जो फ्लाइट के लॉग्स हैं उनमें नाम मौजूद हैं। एंड्रयू का नाम इतना बड़ा नाम है, प्रिंस एंड्रयू, जो मैं समझता हूं कि उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई एप्स्टीन आइलैंड पे, और वो फिर फंसा भी। फंसने वालों में अगर कोई नाम आता है जो फंस गए और उन्होंने इसको भुगता, तो वो सिर्फ एंड्रयू और गैलेन। बाकी सब के सब जो हैं वो तो फायदा भी हासिल करते रहे, अय्याशी भी करते रहे, और तरदीदी बयानात जारी करने के बाद इस मामले से निकल जाते रहे। देखिए साहब, एक बात इंतहाई जरूरी है, मिस्टर ट्रंप भी इनकारी हैं, वो भी कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं कि ताल्लुक था, लेकिन कोई ज़मीन का तनाज़ा हुआ था कि आइलैंड का ही था शायद, तो कोई कारोबारी लेन देन था जिसकी वजह से उनका ताल्लुकात ख़त्म हो गए। क्या वो बिजनेस रिलेशनशिप थी? जबकि वो एक वक्त में अपने ही एक बयान में तारीफ करते हैं एप्स्टीन की, नहीं, कि एप्स्टीन तो बड़ा शौकीन था लड़कियों का। हाँ नहीं, ट्रंप वाज नॉट पॉलिटिशियन एट दैट टाइम। No, he wasn't a politician at that time. I'm not talking about his practical life as a politician. मैं बात कर रहा हूं मिस्टर ट्रंप की, as a figure. Trump was the best friend of Mr. Epstein. क्योंकि एप्स्टीन He भी was बिजनेसमैन था closely और ये भी। related. He was closely related with Galen, and according to my viewpoint, as of my research, Trump बिल्कुल एप्स्टीन की उन एक्टिविटीज में साथ रहे, और यही वजह है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आज के दिन तक भी वादे के बावजूद मंजरे आम पे नहीं आई। एक चीज, एक दावा है, एज सुन एज मिस्टर ट्रंप ओथ लेते हैं एज अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो वो शख्स, वो अटॉर्नी जनरल जो एप्स्टीन को एक डील के तहत छोटे से जुर्म के एतराफ करवाए जाने के बाद वो केस क्लोज कर देता है, और उसे 18 माह की सज़ा होती है, जिसमें से भी बाद 5 माह की सज़ा जो है वो माफ़ कर दी जाती है, और वो 13 माह की सज़ा भुगतने के बाद बाहर आ जाता है। वही ट्रंप की कैबिनेट का मेंबर बनता है, वो ट्रंप की कैबिनेट में एक आला ओहदे पे फायज होता है, और वो अनाउंस करते हैं मिस्टर ट्रंप कि ये शख्स दी देन अटॉर्नी जनरल जिसने एप्स्टीन को फेवर किया। तो क्या वो ये महज इत्तफाकात है कि एप्स्टीन को 18 माह की सजा दिलवाने वाला वो अटॉर्नी जनरल बादशाह मिस्टर ट्रंप का एक मशीर बन जाता है? ट्रंप ने एहसान का बदला चुकाया ना कोई ना कोई ऐसा फायदा ट्रंप के इल्म में था जो शायद ट्रंप ने हासिल किया था, जिसके फेवर आज तो एप्स्टीन इज नॉट इन लाइफ, एप्स्टीन तो मौजूद नहीं है, तो फिर किसको अब्लाइज किया? डेफिनेटली ये ऑब्लिगेशन जो है ये अटॉर्नी जनरल जिसको वो अदा दिया गया, तो फिर अटॉर्नी जनरल के साथ ऐसे क्या मामलात थे कि जब वो गए वक्तों में एप्स्टीन का दोस्त रहा जिसे वो इनकारी है, तो वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी? यकीनन ये वो राज है जो एप्स्टीन फाइल्स के साथ इस वक्त तक गुम है। ये उसी वक्त यहाँ होंगे जब ये फाइल ओपन होंगी सारी। ये फाइल्स अगर तो अमेरिकन्स ने इसमें, जैसा कि अमेरिकन्स की एक है उनके अंदर बहसियत कौम, ये खसूसियत है कि वो खामोश नहीं रहते, आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारे यहाँ तो एक अजीब सा रवाज है, एक अजीब सी सोच है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं वाक़यात। अमेरिकन्स की जो उनके कल्चर में भी, उनकी नेशन में भी ये क्वालिटी मौजूद है कि वो भूलते नहीं हैं। वो अपने साथ किए गए वादे को किसी सूरत में भूलने के नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिकन्स ने बाहर तौर हर सूरत में ओपन करनी है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एप्स्टीन फाइल्स
जो अब तक मंजरे आम पे आई हैं, हाँ, वो ब्लैक मार्कर से उसमें डेट्स और नाम जो हैं वो मद्दम किए हुए हैं, उनको मिटाया गया हुआ है। क्यों? कहा यह जाता है इसके मुतालिक कि ये आधे आधे सफ़े क्यों हैं, इंपॉर्टेंट जगहों को क्यों उसमें से काट दिया गया है। कहा यह जाता है कि जी ये विटनेस प्रोटेक्शन के तहत और जो जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई उनके तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं। जब तक अग्रीव्ड पार्टीज मंजर आम पे आके केस को फाइट नहीं करेंगे तो जो जुल्म करने वाले हैं उनका इल्म कैसे होगा, उनका पता कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एफबीआई ने इस एप्स्टीन फाइल्स को, जो कि मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में एफबीआई फाइल्स हैं, इन एफबीआई फाइल्स को इस तरीके से पोशीदा रखते हुए उसके अंदर ऐसी चेंजेस कर दी हैं, उनको ऐसे फैब्रिकेट कर दिया है कि वो अब अगर मंजरे आम पे आ भी जाती हैं तो वो सच सामने नहीं आ सकेंगे। अच्छा, सच छुपा लिया जाएगा, सच छुपा लिया जाएगा, या सच बदल दिया जाएगा। देखें, एप्स्टीन की तमाम तर प्रॉपर्टीज, उसके तमाम तर एसेट्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बताए जाते हैं, उनसे जो मजलूम लोग हैं, अब तक मेरी रिसर्च के मुताबिक कोई 200 के करीब कम उम्र लड़कियों को और ख़वातीन को उसमें कंपनसेशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की का मुआवजा मिल चुका है। जो एप्स्टीन भी अपने, जब वो 2008 वाला जो मामला हुआ और उसमें 13 माह बाद वो वापस आ गया, तो आप उसे गलतियां कह लें उसकी, या शायद उसको ये समझ नहीं आ सकी कि उसने भी कोशिश की थी कि सेटलमेंट हो जाए, जितने भी लोग सामने आ सकते हैं या जो केस खड़े किए जा सकते हैं, जो लोग इसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन उसने अपने आप को इतना ताकतवर तस्वर कर लिया था, इतना पावरफुल तस्वर कर लिया था। उसने कहा मुझे क्या होना है? उसने कहा कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। देखिए सर, मेरी नज़र में एप्स्टीन एक मोहरा था। एप्स्टीन वॉज यूज्ड टू ट्रैप बिग गन्स। एप्स्टीन अव्वलीन सतह पे शायद अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए लोगों को फांसता रहा अव्वलीन सतह पे, लेकिन जब एक ख़ास हद तक पहुंच गया तो फिर उसके बाद उसे हायर कर लिया गया। ठीक और है। ये सारी की सारी कि तुम तो हमें काम दे सकते हो, तुम क्या अपने लगे हुए हो? अपने लगे हुए। अच्छा, अगर एप्स्टीन जिंदा होता, इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर एप्स्टीन जिंदा होता तो क्या उन ताकतवरों के नाम सामने आ सकते थे? एप्स्टीन क्यों जिंदा होता? क्या इसी डर की वजह से तो नहीं मारा उसे? एप्स्टीन को 100%, मतलब एक आम लेमैन, अगर आज हम एक आम मामूली नौइयत के बच्चे को भी ये सारे का सारा माजरा बताएं तो वो इसी नतीजा पे पहुंचेगा कि गार्ड्स का अचानक सो जाना, कैमरास का अचानक बंद हो जाना, उस पे जो एक, सर एप्स्टीन ने इससे कबल भी कोशिश की थी सुसाइड की, और वो सुसाइड वॉच में था। वो कौन सी पावर थी सर जो सुसाइड वॉच से उसे हटाया गया, या वो कैसा तरीकाकार इख्तियार किया गया कि वो सुसाइड पे मजबूर हो गया? तो ये एक प्लान मर्डर था। एप्स्टीन को खामोश किया जाना, एप्स्टीन को इस सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाना मजबूरी बन चुका था। अगर एप्स्टीन को सफ़ाए हस्ती से ना मिटाया जाता तो एप्स्टीन से डेफिनेटली ऐसी बहुत सी चीज़ें मंजरे आम पे आ सकती थी इंटरनेशनली, जो पूरी दुनिया को हिला के रख देती। सो मेरी नज़र में ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन की नहीं है, ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसमें तमाम पावरफुल हल्के, खा वो रशिया है, खा अरब्स हैं, खा इज़राइल है, या फिर और चंद छोटे छोटे
लोग भी इसमें शामिल हैं जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि ताकतवर तो जीत जाता है, कमजोर को कानून हाथ नहीं पकड़ाता। सर कानून है ही कमजोर के लिए। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कानून की इम्प्लीमेंटेशंस सिर्फ कमजोर की हद तक महदूद पाई हैं। ये तो अब जाके कुछ चंद एक अगर आप चीजें सामने आ रही हैं तो वो बड़ी लिमिटेड है, फॉर द टाइम बीइंग है। अगर आप कानून की बालादस्ती की बात करें तो कानून मकड़ी का वो जाला है जिसे बड़ा जानवर फाड़ के निकल जाता है। आपके होते हुए भी निकल गया था, आप ऐसे चुरे? जी बिल्कुल, कई दफा ऐसा हुआ। सजा भुगती आपने? बिल्कुल हुआ ऐसे। ट्रांसफर हुए, मुअत्तल हुए, क्या हुआ? जी बिल्कुल। क्या वाकया हुआ? वाकया सुनना चाहेंगे? मैं था इंचार्ज शुबा तफ्तीश एक थाना में। अगर आप थाना में हिडन रखें थाना, कोई बात नहीं। एक इंटरनेशनल लेवल का केस मेरे पास आया, एफआईआर लॉन्च हुई। मुझे तब इल्म हुआ जब एफआईआर लॉन्च होकर मेरे पास आ गई। अब उसकी तफ्तीश का आगाज करना था। केस की नौयत बता दें। केस वही मैं उसकी तफ्तीश का आगाज करना था। केस क्या था कि डॉलर्स में अमेरिका से पाकिस्तान पैसे भिजवाए गए थे एक फर्स्ट कज़न को। वो फर्स्ट कज़न गुलबर्ग में बिजनेस करते थे और शराइत ये तय हुई थी कि आप इसको अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखेंगे और जब जब मैं आपको कहा जाएगा अमेरिका से एक खातून, तब आप उनकी वालदा को और उनकी हमशीरा को ये अखराजात देते रहेंगे और पैसे आपके बैंक में महफूज रहेंगे। कुछ वक्त तक ऐसा होता रहा और फिर कुछ अरसा बाद वो जो साहब थे उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, मुझे तो नुकसान हो गया है, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिए थे। मसला बन गया। वो खातून ऑल द वे लॉन्ग पाकिस्तान तशरीफ लाई और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने ये एफआईआर लॉन्च करवाई कि मेरे साथ धोखा हो गया है। मैं पैसे अपने फर्स्ट कज़न को अमानतन भिजवाती थी अपने घर वालों को अखराजात के लिए, बिजली का बिल देना है, मेडिकेशंस के लिए देना है और दीगर वो ये करते थे। और वो इट वाज काइंड ऑफ एट दैट टाइम, 2004 की बात है, 2004 में इट वाज $45,000 जो उसके अकाउंट में मौजूद थे, जो उसके अकाउंट में भिजवाए गए। बिल्कुल सही है। वो शख्स मैंने अरेस्ट कर लिया। मुलाकात के दौरान ये साबित हो गया, वो ट्रांजैक्शन साबित हो गई, ये सब कुछ साबित हो गया, मैंने उन्हें अरेस्ट कर लिया। एज सुन एज मैंने उन्हें अरेस्ट किया, उन्हें लॉकअप में बंद किया, तो कुछ महसूस हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो शख्स जो थे उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, हम कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो शायद हमें भुगतना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई एक बड़े सीनियर कमांड की जानिब से और मुझे कहा गया कि ये तुमने क्या किया है, ये कैसे पकड़ा है। मैंने कहा सर ये केस है, ये क्रिमिनल है, ये $35,000-40,000 के करीब जो है ये रकम है, इसे फारिग करें, छोड़े से। ऑर्डर दिया उन्होंने? यस, ऑर्डर, छोड़े से। SHO थे शहजाद रफ़ीक अवान। मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मसला हुआ है। तो हम दोनों की अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, तो मुझे उन्होंने कहा फिर देख लें, जो जैसे आपकी मर्ज़ी करें, यू आर इन चार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो आपकी मर्ज़ी है, देख लें आप क्या करना है। मैंने कहा यार अगर देख लीजिए, FIR आप लोगों ने लॉन्च की है, ये मसला गड़बड़ ना हो जाए, कैसे ये FIR लॉन्च हुई है, तो इसको हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, जो अफसरान बाला हुक्म दे रहे हैं वो उस पर आप अमल करें। ये हुक्म मुझे कैसे मिला? मुझे मुहर्रर ने आके बताया कि लैंडलाइन पे SHO के कमरे में फ़ोन आया हुआ है, अच्छा, उस सीनियर कमांड का, और मैंने उस बंदे को फारिग कर दिया। अब उस बंदे का जो हुक्म मिला था फारिग करने का, वो कुछ इस नेचर का था कि मैंने चाहा कि मैं ज़रा इसके साथ 2-4 मिनट बैठ के गुफ्तगू करूं, कुछ अच्छी गपशप हो जाए। और मीनवाइल मैंने अपनी मुदैया को भी बता दिया कि ये ऑर्डर आ गए हैं, बंदा आपका, मैं मजबूर हो गया हूँ, ये बंदा जा रहा है। मैंने कहा जी आपने उसको अरेस्ट किया? मैंने कहा जी छोड़े, आप अरेस्ट किया या नहीं किया ये मेरी प्रॉब्लम है, बंदा जा रहा है आपका। उसे मैं अपने ऑफिस में ले आया,
लॉकअप से निकलवा के चाय मंगवाई, बिस्किट मंगवाए, उसके साथ बैठ के गपशप लगा रहा था कि फिर दौड़ता हुआ मुहर्रर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि सर फिर फ़ोन आया। मैं वहाँ गया और वो उसको छोड़ा तो नहीं है? मैंने कहा सर छोड़ दिया सर, वो चाय की प्याली पे पकड़ लो उसे, फिर फौरन जाने नहीं देना। मैंने कहा राइट सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसको चाय पिला ली और वो मेरे पास बैठा हुआ था, उसे फिर लॉकअप में बंद कर दिया। अभी लॉकअप में बंद किया है, 20 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, फिर फ़ोन आ गया कि वो उसको लॉकअप से निकाल के अपने पास बिठाओ और वो फलां सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं और आपकी बैठ के यहाँ पे आप लोगों ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं उनको निकाल के फिर हवाला से अपने पास ला के बिठा लिया। अब हुक्म मिला कि जी आपने एसपी ऑफिस आ जाए इसको लेके और मुतैया को भी बुला ये अगले दिन या उसी दिन? उसी सेम डे प्रोसेस सर, उसी वक्त जल्दी जल्दी काम हो रहा है, एक घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो गया। एक मीटिंग बुला ली गई, उस मीटिंग में सब बैठ गए। मीटिंग में जब सब बैठे और ये फैसला हुआ कि जी ये विद इन 30 डेज पैसे वापस कर देंगे, ये पैसे वापस कर देंगे। तस्वीया हो गया। कजन्स थे वहाँ पे, लिख लिया गया सब कुछ और उन्हें इस शर्त पे फारिग कर दिया गया कि 30 डेज के बाद ये पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब 30 डेज गुजर गए, 31 डेज भी गुजर गए, पेमेंट आई, 35 डेज भी गुजर गए। अब एक शोर था, रोज फोन किया जा रहा था। मैंने कहा जी देखिए ये तो अब आप ऊपर बात करें, मेरा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बड़ी कमांडर ने हाई ऑफिशियल्स ने बैठ के इसको सुना हुआ है, तो आप उनसे जाके बात करें। फिर मुझे फोन आ गया कि उसे फौरी अरेस्ट करें और लेके आए उसको। पेमेंट नहीं हुई। मैं कहा जी ठीक है। मैंने साथ अपने में, वो इज्जतदार लोग हैं, बाइज्जत किस्म के शरीफ शुरफा, खलबलियां मचा देने वाले। मैं बैठा सरकारी गाड़ी में, अपने साथ 2 जवान लिए और चला गया जो उनका एड्रेस था जिस पे वो रहते थे। वो डॉक्टर इसरार साहब की एक मस्जिद बड़ी मशहूर है मॉडल टाउन के एरिया में, उसके बिल्कुल करीब ही उनका घर था। पहले तो जब मैं वहाँ पहली दफ़ा मैं घर गया तो वहाँ पे ना बाहर एक लकड़ी का वो जैसे गार्ड पोस्ट होती है, वो गार्ड पोस्ट थी। मैंने वो देखी, कुछ लम्हे के लिए सोचा कि ये इस घर के बाहर गार्ड की पोस्ट, मैंने कहा हो सकता है कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखा हो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। बेल दी तो एक छोटी सी खिड़की खुली, वो अंदर एक गार्ड पोस्ट थी। वो खिड़की के अंदर देखा तो 2-3 लोग बैठे हुए थे और सरकारी से लग रहे थे। मैंने उन्हें तारुफ करवाया। मैंने कहा ये साहब हैं, इनको ज़रा बुलवा दें। उनका ये अच्छा ठीक है, आप इंतज़ार करें। इतनी देर में एक खिड़की खुली जो गेट के अंदर थी। पहले ये गार्ड रूम वाली है, अब गेट के अंदर है। वो भी ऐसे करके खुली और वो साहब सामने मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी आपका वादा था 30 डेज का, ये सारा लिखा हुआ है, पेमेंट हुई नहीं है ये और आप जो चले हमारे साथ, चलिए तशरीफ़ लाइए। उन्होंने कहा आपकी ये जुर्रत कैसे हुई कि आप यहाँ आए हैं? अच्छा, हाउ डेयर यू। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके अगेंस्ट ये FIR है। उन्होंने कहा ठहरो 10 मिनट इंतज़ार करो। वो बंद हो गई खिड़की बंद हो गई, चले गए। 10 मिनट बड़ी दूर की बात है। मेरे ख्याल में मैं मुबालगा से काम नहीं लूँगा, 3.5 मिनट मैक्सिमम या 4 मिनट कर लीजिए। मेरे मोबाइल फ़ोन पे कॉल रिसीव हुई। हाय आपकी, तुम क्या है, किसने कहा था इधर आने के लिए? मैं कहा सर ऑर्डर मिला था सीनियर कमांड की तरफ से कि अफसरान ने कहा कि इनको लेके आए। और तुम मतलब सस्पेंड हो तुम? राइट सर। मेरी एक आदत थी, जब ऐसा कोई हुक्म मिला तो फिर फौरी खुदा हाफिज। मैंने आया वहाँ पे, अपना बैग, ब्रीफकेस, लैपटॉप उठाया और थाने से चले गए। छोड़ दिया। थाना SHO को फ़ोन किया। मैंने कहा यार वो मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे सस्पेंड कर दिया। हालांकि वो कंसर्निंग बंदा नहीं था आपका, वो वैसे सीनियर था ज़रूर, लेकिन नहीं, ही वॉज द कमांडर। अच्छा, आपका कमांडर था। ही वॉज द कमांडर, नॉट इन्वेस्टिगेशन कमांडर, ही वॉज द कमांडर। हाँ, जिस लहजे में आप बात करें बहुत से लोग समझ गए कि कौन इस लहजे में बात करता था। ही वॉज द कमांडर। तो वो कमांडर जो थे वो हुक्म दे रहे थे। तो अब मैं चला गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स। वहाँ जाके मैंने कहा जी मैं तो मुअत्तल हो गया हूँ, तो मुझे
मुअत्तलान की फहरिस्त में मेरी आमद कर लें। उन्होंने कहा जी आमद कर लो, पर थोड़ा आर्डर शार्डर कोई नहीं है। हाँ, आपने भी फोन सुना और चले गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थाने में मुहर्रर कहता सर जी ਤੁਹਾਡੇ को कोई लिखत पढ़त कोई नहीं है। मैं कहूँ देखो मैनू तो चीफ ने हुक्म दिता है, तो डिसिप्लिनड सबॉर्ਡੀनेट ਦਾ ਤੇ फर्ज है कि चीफ ने कहा कि तुम मुअत्तल हो तो निकलो, तो मेरा काम है निकला है। अब सर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कि मैं मुअत्तल हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, क्या हूँ। लेकिन वहाँ पे इंचार्ज भी जो जिसे दे के आया वो इंचार्ज है, कोई नया इंचार्ज नहीं है, पता सबको ही है, सबको पता है कि मैं मुअत्तल। लेकिन वर्बली ये पता मेरे एएसपी को भी है, ये मेरे एसपी को भी है, सबको पता है कि मैं मुअत्तल हो गया हूँ। लेकिन किस हुक्म के तहत हुआ हूँ ये किसी को नहीं पता। ये मुअत्तली ज़बानी है। और ये मुअत्तल इसलिए हुआ कि आपने ताकतवर को हाथ डाला। वहाँ क्या करने गया, किसने कहा तुम उधर जाओ। सर वो बाद में पता चला कि वो घर एक बहुत सुप्रीम पावर के दामाद का था। सुप्रीम पावर की बहन की बेटी, सगी बहन की बेटी, वो सुप्रीम पावर एक मूजी मर्ज की वजह से इस दुनिया से चली गई, फौत हो गई। ही वॉज अ वंडरफुल कमांडर। तो वो सुप्रीम पावर के दामाद थे जिनके घर मैंने जुर्रत की थी जाने की, बैल देने की, और पाँव जलते थे। और वो जो शख्स थे जिनका ये सारा मामला था वो उनके सगे मामू थे, वो उस शख्सियत के सगे मामू थे। लेकिन सर अब मुझे कोई संभाल ही नहीं रहा, कागजात मेरे पास कोई नहीं है। और वो हमारे वो जो कमांडर थे जिन्होंने मुझे सस्पेंड किया था वो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट का डिनर है, फेयरवेल है। तो मैं था वैसे ऐसे ही ना, मतलब कोई डरता वरता नहीं था। मैं सीधा स्टेज पे बैठे हुए तो गपशप लगा रहे और वो सारे चाय शाय चल रही सर, तो मैं चला गया, सलूट किया। हाँ किधर? अच्छा, फिजिकली मेरी उनसे हज़ारों मुलाकातें, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। ये भी ज़हन में रखिए कि वो ज़ाती तौर पे मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मेरे बड़े मेहरबान थे, मुझे कई गए वक्तों में बेहतरीन पोस्टिंग्स दी और मेरा हमेशा साथ दिया। ये भी बात नहीं है कि मैं कोई लवारसी में मैं सलूट किया किधर। मैं कहा सर वो आपने मुझे सस्पेंड कर दिया था। कब किया था? मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे वो फलां, ये आज मतलब 15 दिन हो गए हैं, तो आपने हुक्म दिया बहाल कर दो इसको। वो साथ जो खड़े होते हैं इसको बहाल कर दो। सलूट किया, आ गया। अब चार्ज छोड़ना है उन्होंने, शाम का वक्त है, चाय चल रही है। मैं दफ्तर पहुंच गया, ऑफिस सुपरटेंडेंट हुआ करता था, उसके पास गया। मैंने कहा बहाल करो। मैं कहा बहाल करो मुझे। उन्होंने कहा कादे च ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਅੱਤਲੀ कोई नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ही ने ਤੁਹਾਨੂੰ बहाल कादे च करिए। मैं कि यार ये तो बड़ा काम खराब। उधर से चाय खत्म हो गई, साहब घर पहुंच गए। मैं घर चला गया, वहां जाके फिर टहलते हुए बाहर अपने पोर्च में आ गए। क्या है? मैं कहा सर आपके अलावा किसी को पता नहीं है कि मैं मुअत्तल हूँ और मैं बहाल कैसे हूँ, और मैंने बहाल कैसे होना है। वो तो मुझे बहाल नहीं कर रहे। तो पहले मुअत्तली की ऑर्डर करो फिर बहाली की करो। तो मैंने कहा सर मैं तो मतलब लटक गया और मुझे आपके मैं मुअत्तल हूँ तो मुझे किसी ने बहाल नहीं करना, तो मैं हवा में रह जाऊंगा। अभी ऑर्डर नहीं किया। मैं कहा नहीं सर कोई ऑर्डर नहीं किया। उन्होंने फौरी तौर पे अपने वो जो असिस्टेंट होता है उसे कहा कि अभी फौरी तौर पे मुझे इसके ऑर्डर लेके आओ, मैंने साइन करने हैं रीइंस्टेट के। मैं फिर गाड़ी स्टार्ट की, दफ्तर पहुंच गया। अब मैं सुपरडेंट के पास बैठा हूँ, कहता सर ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ और रीइंस्टेट कैसे करें, रीइंस्टेट ਕਾਹਦੇ ਚ करिए, मुअत्तली के हुक्म कहाँ हैं? कोई नहीं। फिर असिस्टेंट साहबान होते हैं, कोई क्लर्क साहबान होते हैं जो कानूनी पेचीदगियां डील करते हैं। उन्हें कहा यार कोई शै कड्डो भाई किवें करिए। उन्हें कहा सर इन्हां दी ना, अच्छा ये ना सर एक अल्लाह की भी एक कुदरत है। हाँ ये सर बताना बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह की भी एक कुदरत है और जो कुदरत का निज़ाम है वो सबसे ताकतवर है। एक सीनियर ऑफिसर थे जो ऑल्दो मेरे डायरेक्ट कमांडर नहीं थे, लेकिन मेरे साथ उनकी किसी वजह से मैं पहले उनका सबॉर्डिनेट था और मैं उनके पास से ना जबरी ट्रांसफ़र करवा के दूसरी तरफ चला गया था।
अमीन वैन साहब थे मेरे ऑफिसर, तो मैं अमीन वैन साहब के पास चला गया था उनकी कमांड छोड़ के। ठीक है। उन्हें ये सख्त नागवार गुजरा था। उन्होंने एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की स्पेशल रिपोर्ट इनिशिएट की थी, जिसमें मुझे इनडिसिप्लिन्ड और इस तरह की मेरे पे एलिगेशंस लगा के क्यों नाराज थे, रवानगी कर ली और इस तरह का वो एक रिपोर्ट थी। वो मेरा कोई मेहरबान ही आप समझ लें, वो क्लर्क होगा बेचारा, या शायद उसको भूल गया होगा, उसकी दराज में पड़ी रहेगी वो रिपोर्ट। वो हो सकता है उस रिपोर्ट पे मुझे कोई बड़ी सजा मिल जाती। अच्छा, वो इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटी की बड़ी सजा मिल जाती। वो क्लर्क ने जब ये सारा ज़बाने ज़दे खासों आम हुआ तो उन्होंने कहा कि वो एक रिपोर्ट पई है मेरे को, तो मैं देखना वो मेरे को एक रिपोर्ट पई है। वो रिपोर्ट लेके आए, उस रिपोर्ट में मुझे सस्पेंड किया गया। पहले सस्पेंड जाहिर करना था, सस्पेंशन ऑर्डर बने और फिर रीइंस्टेट के ऑर्डर्स बने सेम डे पे, कुछ घंटों बाद, मतलब डेट चेंज हो गई। डेट चेंज हो गई। वो लेके फिर वो साहब के पेशगी की फाइल, पहले उन्होंने मेरी सस्पेंशन पे साइन की है और फिर मेरी रीइंस्टेट पे साइन तो ये की है। कैसे डिसिप्लिन फोर्स है कि जिसमें इतनी बड़ी बड़ी खामियां हैं? नहीं, ये खामियां नहीं है, खामी है। ये बाज़ औक़ात जो सीनियर कमांड होती है ना जी, वो कोई फैसला कर लेते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी गलती, आप इसे कह लें। मुझे उसी वक्त चले जाना चाहिए था कमांडर के पास कि जी आपने मुझे वर्बली सस्पेंड किया है। और कितने माह फिर आपने ऑफिस में काम नहीं किया? सर मैं 20 दिन सिर्फ, हाँ 20 दिन, ठीक है। सिर्फ 20 दिन बाद मैं रीइंस्टेट होके आ गया। उस केस की फिर तफ्तीश हुई। मैं उस पुलिस स्टेशन में नहीं आया, मैं कहीं और हाँ ठीक है। मेरी पोस्टिंग हुई। उसकी तफ्तीश हुई और वो खातून का कुछ नहीं बना, ताकतवर होने की वजह से। जी उस खातून का कुछ नहीं बना। उनका क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई होगी या क्या मामलात हुए होंगे, वो खातून वापस चली गई अमेरिका। तो ऐसा होता है। एप्स्टीन केस में भी ऐसा हुआ। एप्स्टीन केस में बहुत ही बड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे वो ताकत है जो पूरी दुनिया को कमांड कर रही है। एप्स्टीन केस अगर सिर्फ एप्स्टीन का केस होता तो शायद वो हिडन ना रहता। एप्स्टीन केस सैकड़ों सबराहाने मुमलिकत का भी केस है, सैकड़ों बड़े बड़े डॉन्स का भी केस है, सैकड़ों बड़े बड़े कार्टल्स का भी केस है। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टीन मर गया, लेकिन सवाल अभी जिंदा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, बल्कि ये कहानी उस इजाजत की है जो इजाजत सिर्फ ताकतवर हलकों को मिलती है और कमजोर और गरीब से छीन ली जाती है। ये पॉडकास्ट किसी को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं, बल्कि सच को जिंदा रखने के लिए है, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तो फिर जुर्म जिंदा रहते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।